पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे अयान और राघव के समझाने पर शिवांश अपनी दादी को सब बताने को तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। रूही अपने कमरे में बैठी हुई थी। पता नहीं क्यों पर उसे कुछ दिनों से ये फील आ रही थी जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुआ है। इसलिए अब उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था और पंडित जी से फ़ोन करके बोल दिया था कि अगर कोई बेबी के बारे में कुछ पूछता है तो अच्छी तरह से कंफर्म होने के बाद ही उसे कॉल करके बताएं। वो सोचने लगी कि जब वंश अपने घर चला जाएगा तो वो क्या करेगी। वो वंश से दिल से जुड़ चुकी थी। जब भी वो उसे मम्मा कहकर बुलाता था तो उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता था। उसके दिल का खालीपन दूर हो जाता। जब भी कोई कॉल उसके फ़ोन पर आती तो उसे डर लगा रहता कि कहीं वंश के पेरेंट्स का पता न चल गया हो। अब वो खुद वंश को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। तभी स्वाति की नीचे से आवाज़ आने लगी जो ज़ोर ज़ोर से उसे बुला रही थी। इसलिए वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई और नीचे जाकर बोली, क्या हुआ स्वाति, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। स्वाति ने कहा, रूही देख ना, ये कितना परेशान कर रहा है। इसको एक पल भी तेरे बिना चैन नहीं है। जब तक तुझे देख नहीं लेता है बेचैन रहता है। जब देखो तब इसे तू अपनी नज़र के सामने चाहिए। पता नहीं जब ये अपने घर जाएगा तो कैसे रहेगा। ये सुनते ही सब एकदम चुप हो गए और वहाँ सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई वंश की प्यारी सी आवाज़ आई, ओफो मामी, अब जब मुझे मम्मा मिल गई है तो मैं मम्मा के बिना क्यों रहूँगा। मैं मम्मा को भी अपने साथ ले जाऊँगा और मम्मा डैडा दोनों के साथ रहूँगा। इतना कहकर वो रूही की गोद में चढ़ गया और उसके गालों पर किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवांश के घर में शिवांश को ऐसे चुपचाप बैठते देखकर अयान अपना सर न में हिला देता है, जैसे कह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। उन तीनों को आपस में खुसुर पुसुर करते देखकर सुहासिनी जी ने चिढ़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ, आप सब हमें कुछ बताने वाले भी हैं या नहीं। उनका गुस्सा बढ़ता देखकर अयान और राघव ने उन्हें सोफे पर शिवांश के पास बैठा दिया। राघव उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, दादी अब तो आप अपने पोते के साथ साथ बहू को लाने की भी तैयारी कर लीजिए। ये सुनकर सुहासिनी जी का गुस्सा एकदम शांत हो गया और वो बहुत खुश हो गईं। अब वो अपने खड़ूस और गुस्से वाले रूप को छोड़कर प्यारी सी दादी में बदल गई और चहकते हुए बोली, क्या तू सच बोल रहा है राघव। फिर वो शिवांश की तरफ मुड़कर बोली, शिवू क्या ये सच है, आपको कोई लड़की पसंद आ गई है। चलो, ये सुनकर दिल को तसल्ली तो मिली। फिर वो शिवांश और अयान को देखते हुए बोली, नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी बातें सुनकर अयान की आंखें बड़ी हो गईं और वो शिवांश के पास से उठता हुआ बोला, छी छी दादी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ ही पसंद हैं और इसे भी। वो शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई भी ऐसा ही सोचेगा। 27 साल की उम्र तक जिनकी एक भी गर्लफ्रेंड ना हो तो लोग तो अपने आप ही उन्हें गे ही समझेंगे ना। उनकी बात सुनकर देवांश और आव्या अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। रजत राघव भी अपना सर नीचे करके मुस्कुरा रहा था। वहीं शिवांश को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने फ़ोन में ही बिजी था। अयान ने मुंह बनाते हुए कहा, ये कौन सी बात हुई भला कि अगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप गे हो गए। फिर सुहासिनी जी देवांश और आव्या को डांटते हुए बोली, चुप, एकदम चुप। जब देखो तब बिना मतलब के दांत दिखाते रहते हो। उनकी बात सुनकर वो दोनों एकदम चुप होकर बैठ गए। फिर वो शिवांश की तरफ घूमकर बड़े प्यार से बोली, शिबू बेटा, क्या हम उस लड़की को जानते हैं। वो कौन है, क्या करती है, हमें सब बताइए। और सबसे बड़ी बात,
कि क्या वो आपसे प्यार करती है? उनके इस सवाल को सुनकर अयान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और राघव भी सर नीचे करके मुस्कुरा दिया। सुहासिनी जी ने कंफ्यूज होकर उन्हें देखा और बोली, हमने ऐसा भी क्या पूछ लिया जो आप दोनों को इतनी हंसी आ रही है? शिवाय ने उन दोनों को घूर कर देखा, फिर अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, वो हमसे कभी मिली ही नहीं है, इसलिए हमारे बारे में कुछ नहीं जानती हैं। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। अपनी दादी के पूछने पर जैसे ही शिवांश ने बताया कि वो उस लड़की से कभी मिला ही नहीं है, ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर सुहासिनी जी ने खुद को संभालते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है कि आप उनसे कभी मिले नहीं हैं, और हमारा वंश कहाँ है? राघव ने बताया कि वंश उनके ही पास है, उनके ही घर में रहता है और वो सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। भाई ने जब से उन्हें देखा है उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके पूरे परिवार की पूरी खबर रखते हैं। बस अभी तक हम लोग उनका पास्ट पता नहीं लगा पाए हैं। बस उनके बारे में सबको यही पता है कि वो 6 महीने पहले यहाँ पूना आए थे और यहीं रहने लगे। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये सब कुछ किसी को नहीं पता। पर यहाँ पर सबके साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। शायद उनका पास्ट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ रहने लगे। शिवांश ने अपनी खोई हुई आवाज़ में कहा, पता नहीं क्यों उसकी आंखों में एक दर्द दिखता है। सबके साथ रहकर भी वो खुश नहीं रहती है। वंश के साथ रहने पर अब थोड़ा खुश रहने लगी है। सुहासिनी जी ने जब शिवांश को ऐसे देखा तो उन्होंने कहा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम लोग ठीक से समझा सकते हो? तो शिवांश ने राघव की ओर देखकर उसे सब बताने का इशारा कर दिया। राघव ने उन्हें डिटेल में बताना शुरू किया। उस दिन जब वंश का किडनैप हुआ था, तब मैं और भाई यूएस की फ़्लाइट में थे। जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई, हमें वंश के बारे में पता चल गया। हमने तुरंत रिटर्न फ़्लाइट ली और हमें आने में सुबह हो गई। हमें पता चला कि वंश को मंदिर के पास देखा गया है। हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो एक लड़की के पैरों से लिपटा हुआ था। उस लड़की ने उसे देखा और अपने गोद में उठाकर प्यार से उसे संभालने लगी। फिर हमने देखा कि वो लड़की वंश को उठाकर फिर मंदिर के अंदर चली गई। कुछ देर में गुंडे वंश को ढूंढते हुए मंदिर में पहुंच गए। हमारे सारे आदमी पूरे मंदिर में फैल गए, लेकिन हम देखना चाहते थे कि वो लड़की क्या करती है, कहीं वो उनसे मिली हुई तो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि हमारा वंश एक प्यारी सी लड़की में बदल चुका था। एक पल को तो हम भी नहीं पहचान पाए कि ये हमारा ही वंश है। फिर वो किसी तरह से उसे गुंडों से बचाकर नीचे ले आई और एक पुलिस वाले को देखकर उसके पास जाने लगी, लेकिन वो पुलिस वाला भी गुंडों से मिला हुआ था। ये जानकर वो उसे अपने घर ले गई। रोज़ वो मंदिर जाकर वंश के फैमिली वालों को ढूंढने की कोशिश करती है। उसके घर वाले भी हमें ढूंढ रहे हैं। वो सब लोग वंश को बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने उन्हें रूही की उस दिन की पूरी वीडियो दिखाई जो उसके आदमियों ने बनाई थी। बाद के दिनों की भी कई सारी वीडियो उसके पास थी, जिसमें वंश लड़की के कपड़ों में उन सबके साथ मस्ती करता हुआ दिख रहा था। सुहासिनी जी ये देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, वाकई में ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी है। सिचुएशन के हिसाब से तुरंत सही रिएक्ट करना बहुत कम लोगों को आता है। शिबू, हमें आपकी पसंद पर नाज है। शिवांश ये सुनकर मुस्कुरा दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि वो केवल वंश के साथ रहने पर ही कभी कभी मुस्कुरा देता था। बाकी समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे। राघव ने उन सबको देखकर कहा, आप सबको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है।
जब से भैया ने भाभी को देखा है वो अक्सर मुस्कुराते हुए मिलते हैं। दादी ने शिवांश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आपको खुश देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन आपने ये बिल्कुल सही कहा कि उनकी आंखों में खुशी की जगह एक दर्द दिखता है। इतनी सी उम्र में पता नहीं उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इतनी गुमसुम रहती है। हम चाहते हैं आप उनके जीवन में खुशियाँ लाएं। हमें पूरा विश्वास है कि आपका प्यार उन्हें भी आपसे प्यार करने पर मजबूर कर देगा। बस आपको उन्हें बहुत प्यार से संभालना होगा। शिवांश ने कहा, आपको उनके पास से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो सही नहीं हुआ तो? सुहासिनी जी ने कहा, क्या हम आपको इतने बुरे सोच वाले दिखते हैं? हमें हमारे बच्चों की खुशी से फ़र्क पड़ता है। वंश उनके साथ खुश है। अगर वो रूही को अपनी माँ मानते हैं और वो भी उन्हें वैसा ही प्यार करती हैं, तो हम सब उन्हें उनके पास से बाहर निकालकर उन्हें खुश रहना सिखाएंगे। अगर कोई इंसान सच्चा है तो उसके पास से क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं होता है। अरे हमें तो बहुत खुशी होगी कि हमने हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। चलिए अब कोई बहस नहीं होगी, हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। और कौन सा ऐसा घर होगा जो हमारे पोते को लड़की देने से मना कर देगा। मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही।